गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और जुम्मा भी आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। एक नई दिन है और एक नई सुबह है और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ जनाब और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जनाब जागो लाहौर की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को जो हमें देख रहे हैं, जुम्मे का आज का अजीम दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और दिन का आगाज़ मेरे ख्याल से एक हदीस मुबारका से ही किया जाना चाहिए और हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि रोज़े हशर दुनिया को बदसूरत बुढ़िया की शक्ल में लाया जाएगा और उसकी आंखें धंसी होंगी और दांत बाहर निकले होंगे और ऐसी खौफनाक शक्ल होगी कि लोग मारे खौफ के अल्लाह ताला से पनाह तलब करेंगे। और जब पूछेंगे कि ये बदसूरत कौन है तो उन्हें बताया जाएगा कि ये वही तुम्हारी महबूब दुनिया है जिसके लिए तुम मर मिटने पर तैयार हो जाया करते थे और हमेशा उसकी खातिर तुम मुखालफत पर आमादा रहते थे, यहाँ तक कि तुम एक दूसरे का खून बहाते और रहम के नाम से तुम्हारे कान बहरे हो जाते ताकि तुम उसके मुहिब और आशिक कहलाओ। और फिर इस बदसूरत दुनिया को जहन्नुम में ले जाने का भी हुक्म होगा और उसके चाहने वालों को भी दोज़ख में डाल दिया जाएगा। और जनाब हदीस के मफ़हूम से ये वाज़े होता है कि हमें दुनियावी मामलात के साथ अपनी आखिरत के बारे में भी तैयारी करना चाहिए। असल ज़िंदगी वही है और मरने के बाद ही तो असल इम्तिहानात हमारे शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए हम जहाँ अपनी दुनिया को संवार रहे होते हैं, अपनी दुनिया के मामलात को बेहतर कर रहे होते हैं, संवार रहे होते हैं, उसके साथ साथ हमें जनाब अपनी आखिरत की ज़िंदगी को भी संवारने की कोशिश करनी चाहिए। वो नेक अमाल करने चाहिए जो हमारी आखिरत में हमारी बख्शिश का सबब बने। तो आप लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पर यही तलकीन करते हैं कि जनाब इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करें, अपनी ज़ात के ऊपर जितना भी आप हो सकता है गौर व फिक्र करें और अपने अंदर से जनाब बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें, वो तमाम तर चीज़ें निकाल के बाहर फेंक दे और दीन की तालीमात के हवाले से अपने आप को उसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करें। उनमें से जो भी हो सकता है अडॉप्ट करने की कोशिश करें और ख़ुद को बेहतर शख्स बनाने की कोशिश करें ताकि दुनिया भी हमारी बेहतर तरीके से गुज़र सके और उसके साथ साथ जो हमारी आखिरत के मामलात हैं, हमारे आखिरत भी संवर जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और जिस तरह आज एक जो मफ़हूम है, जो हदीस का मफ़हूम भी मैंने शेयर किया है कि किस तरह जो हमारी दुनिया होगी उसको आखिरत के दिन एक बुढ़िया की शक्ल में पैदा किया जाएगा और वो दिखाया जाएगा कि ये है जिसको तुम गले लगा के रखते थे, जिसके बारे में तुम सोचते थे, जहाँ पर लालच, जहाँ पर कीना, जहाँ पर जेलसी, जहाँ पर इस तरह की लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से गालम गलोच और ये सारी चीज़ें तुम करते थे सिर्फ़ ये कि दुनिया की मोहब्बत में। बहुत चीज़ें हम कर जाते हैं सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में, हम ये नहीं सोचते कि इस मोहब्बत में जो हम आज कर रहे हैं आखिरत में इसका हमें क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी हमें सोचने की आज ही ज़रूरत है और दुनिया में ही सोचने की ज़रूरत है। दुनिया में सोचेंगे तभी आखिरत हमारी संवरेगी। तो आज जुम्मे का भी मुबारक दिन है, आज आप भी तैयार होइएगा, जुम्मे की नमाज़ पढ़िएगा और हम सब के लिए भी दुआ ज़रूर करिएगा। सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ़ समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जनाब मजहबी हम आहंगी पर दुनिया में जब भी बात हुई है, होती रहेगी। इस्लामी तालीमात को हमेशा फ़ौक़ियत दी जाती है और दी जाती रहेगी क्योंकि मजहबी हम आहंगी के फ़रोग में दीन इस्लाम ने रोज़े अव्वल से अहम किरदार अदा किया और जबकि सरकार दो जहाँ जैसी अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज़ अमल से ये साबित करके दुनिया के सामने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है जिसे पूरी दुनिया मानती रही है और आगे भी मानती रहेगी। और पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में तारीख़ी खिताब करते हुए ये फरमाया था कि आप आज़ाद हैं अपनी मसाजिद में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए और अपने गुरुद्वारों और कलीसाओं में जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आपका ताल्लुक़
किसी भी मजहब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई वास्ता नहीं है। ताहम आज के दौर में हम देखते हैं कि जनाब मजहबी हम आहंगी की कितनी ज़रूरत है और ख़ास करके नौजवानों का इसमें क्या किरदार है, ये आज हमने बात करनी है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब। इसके लिए हमारे साथ बहुत ही दो अहम शख्सियत और गेस्ट मौजूद हैं। साईं मखदूम सैयद अली रज़ा कादरी साहब हैं। अमेरिका ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ पीस से भी नवाजा है और गद्दी नशीन है दरबार हज़रत मियाँ मीर साहब के। और उनके साथ हमें आज ज्वाइन किया है सितारा इम्तियाज़ प्राइड ऑफ पाकिस्तान सरदार दर्शन सिंह साहब हैं। सर आपको भी वेलकम कहती हूँ और सर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं सर? आज हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट ये वाला सॉरी इम्पॉर्टेंट होता है सेगमेंट जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से जितने भी मुआशरत में मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं उनके हल को। तो मुझे बताइएगा मजहबी हम आहंगी इस्लाम में किस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं और कितनी अहमियत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में मजहबी हम आहंगी बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ तक कि आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपने अपने दौरे इक़्तिदार में आपने तो उन तमाम मज़ाहिब को एक तरीक़ाकार में रहते हुए खुली इजाज़त दी थी कि आप अपनी इबादत गाहों में, अपने घरों में और इस मुमलिकत खुदादाद में महफूज हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लाम के अंदर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, तो ये एक बहुत ही वसी बाब है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मज़ाहिब से के साथ जो शार था वो बड़ी अहमियत का हामिल है। आक़ा करीम ने अपने तमाम तर दौर में इन तमाम तर मज़ाहिब को उनकी हदूद में रहते हुए, उनकी मजहबी आज़ादी देते हुए इस्लाम का नज़रिया पेश किया था और इस नज़रिए को लेके चलने की इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सरदार साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर हर नस्ल के, हर मज़हब के लोग रहते हैं पाकिस्तान में। उनका भी पाकिस्तान उतना है जितना पाकिस्तान हमारा है और ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि सिख बरादरी जो है ना हमारी वो यहाँ पर रहती है और यहाँ पर आती भी है पाकिस्तान का दौरा भी करने। तो किस तरह आप पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे और मजहबी हम आहंगी के हवाले से क्या कहेंगे? जैसे आपने बात की पाकिस्तान जैसे आप लोगों का है, हाँ जी बिल्कुल, वैसे हमारा है। और पाकिस्तान के झंडे पे भी दो कलर हैं, बिल्कुल, जो वाइट है तो हमारा ही है। हम पाकिस्तान मैं पाकिस्तानी नाते पे मैं प्राउड फील करता हूँ। ये नहीं है कि मैं दुनिया घुमा हूँ, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हम आहंगी और इज़्ज़त मिलती है कहीं पे भी नहीं मिलती। मैं कभी भी ये नहीं मैंने सोचा कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, अच्छा, या मैं किसी चीज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे कोई भी बात नहीं आती मुझे जहन में कि मैं क्यों पाकिस्तान में हूँ। और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और बीइंग ए सिख, हमारे ग्रंथ साहब में तालीमात गुरु नानक देव जी से लेके आज तक, गुरु नानक देव जी के साथ भाई बाला और भाई मर्दाना, वो एक सिख को भी रख सकते थे या कोई दूसरे मज़ाहिब को भी रख सकते थे, मुस्लिम को क्यों रखा? ये हम आहंगी है। वहाँ से लेके आज तक जो भी है, हम देखो अली रज़ा साहब हैं और मैं दोनों इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठे हैं? इंसानियत के नाते। बिल्कुल ऐसे तो ऐसी ही चीज़ें है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। बिल्कुल, हम एक जैसे ही हैं और एक दूसरे के बहन भाई हैं हम लोग। बिल्कुल। और अक़लियतों के हवाले से क्या कहेंगे आप सरदार जी के अक़लियतें कितनी महफूज हैं पाकिस्तान में, जितनी भी अक़लियतों के लोग यहाँ पर रहते हैं? पाकिस्तान में अक़लियतें, मैंने एक दो पहले बात की थी इससे पहले एक दो फंक्शन में कि मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं आप ये प्राउड ऑफ फील करता हूँ। मैंने पहले एक बात की आपको, मुझे कभी ये महसूस नहीं होता कि मैं पाकिस्तान में सिख हूँ या मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ। कोई ऐसी बात पाकिस्तान में कभी भी हमें पेश नहीं आती। आज से लेके, बचपन से लेके आज तक मुझे ऐसे कोई भी जगह पे कोई महसूस नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान में क्यों रह रहा हूँ या उतना प्यार ना मिला हो या आपको लगा हो कि हम पाकिस्तानी नहीं है। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं।
क्या बात है। यही जो प्राउड आप फील कर रहे हैं ना, जब आप लोग बात करते हैं तो फिर हमें प्राउड होता है कि आप हमारे साथ रह रहे हैं, हम वतन हैं। तो अगर आप प्राउड फील करें यहाँ पे रहते हुए तो हमारा खून और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा पीर साहब, जिस तरह आप गद्दी नशीन हैं हज़रत मियाँ मीर दरबार के, तो उनके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, उनकी तालीमात के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से माशरे में। हज़रत मियाँ मीर बाला पीर कादरी आप सिंध से लाहौर तशरीफ़ लाए। हाँ जी। और यहाँ पे आके आपने एहयाए इस्लाम में बहुत अहम किरदार अदा किया। फ़रोग़ इस्लाम और इसके साथ साथ बैनुल मज़ाहिब आहमांगी में हज़रत मियाँ मीर साहब का जो किरदार है, और इसकी मिसाल जो है बहुत कम मिलती है कि हज़रत मियाँ मीर साहब ने किस अंदाज से तमाम मज़ाहिब को अपने साथ इकट्ठे रखा। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े तमाम तर सूफी इकराम के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि एक मज़हब का एक सिखों के जो सबसे बड़ी इबादत गाह है, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, दरबार साहब कहा जाता है, उसका संग बुनियाद भी हज़रत मियाँ मीर साहब ने रखा। और हज़रत मियाँ मीर साहब के दरबार पुरअनवार में कभी आप अपनी तशरीफ़ लाए तो आप देख सकते हैं कि बिला तफरीक गैरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी सब आते हैं और एक ही दस्तरखान में बैठ के वो जो है लंगर करते हैं और एक ही मिंबर से उनको तालीमात दी जाती हैं। हज़रत मियाँ मीर साहब की तालीमात जो थी वो इस्लाम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है कि आपने इस्लाम का पैगाम इस अंदाज से जो है वो पेश किया कि वो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल रहा। हज़रत मियाँ मीर साहब की तालीमात को आगे लेके चलते हुए फ़कीर पूरी दुनिया में जाता है और इन्हीं तालीमात के एहया और फ़रोग़ के लिए मैं दुनिया के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म से जो है हज़रत मियाँ मीर साहब की तालीमात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है उसका फ़रोग़ करता रहा। यहाँ तक कि लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तर तालीमात को आगे लेके बढ़ी। और जहाँ मजहबी हम आहंगी की बात आती है वहाँ पे हज़रत मियाँ मीर साहब की को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। बेशक कि उनकी ऐसी ऐसी तालीमात और ऐसे मामला जो इस माशरे में अमन का सबब बनती हैं। जब आप देखती हैं कि यहाँ बहुत सी इबादत गाहों में दूसरे फ़िरक़ों को नहीं जाने दिया जाता या मस्जिदों के बाहर भी लिख दिया जाता है कि जी मस्जिद सिर्फ इस फ़िरक़े के लिए है। अब मस्जिदें खुदा का घर बहुत कम नज़र आती हैं कि वहाँ पर जहाँ पे तमाम मुसलमानों को इकट्ठे होने की इजाज़त मिल जाए, जबकि हज़रत मियाँ मीर साहब के दरे दौलत में आप फ़िरका परस्ती तो दूर की बात है, वहाँ पे तो ज़ात व नस्लें जो हैं वो दूर की बात है, वहाँ तो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी आपको हमा वक्त नज़र आएगी। और हज़रत मियाँ मीर साहब की तालीमात को अगर इस वक्त प्रमोट ना किया गया तो फिर कौन सा वक्त होगा कि जब इस मुश्किल घड़ी में सुलगती हुई चिंगारियों को जो हवा देकर आग बनाया जाना है, वहाँ पे तालीमात औलिया अल्लाह बहुत अहमियत की हामिल है। बेशक बिल्कुल ऐसी और बड़ी खूबसूरत बात की है आपने सर, क्योंकि ये अब अशद ज़रूरत है इस चीज़ की हमारे मुआशरे में। इस चीज़ को अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की भी हमें बेहद ज़रूरत है और इसी हवाले से हम लोग ये बात भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं सरदार साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी और क्योंकि आप सरदार हैं और आपकी मदर लैंग्वेज ही पंजाबी है तो मैं भी कोशिश करूँगी कि पंजाबी बोलने की कोशिश करूँ, क्योंकि जिस तरह गुरुद्वारा साहब की गल की सी और साड़ी जी हुकूमत है वो भी बड़ा काम कर रही है गुरुद्वारे के हवाले से, और दूसरा वीज़े के हवाले से भी उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन देती हुई थानू। वहाँ से भी बहुत से लोग आते हैं, अंदर उर्दू आ जाती है क्योंकि अब वो हमारी वो प्रैक्टिस हो गई हुई है। तो सरदार साहब ए दसो मैनू कि ओहदे हवाले की कहोगे तुसी जदों उधर आंदे ने सरदार लोग आंदे ने सिख लोग आंदे ने और इत्थे आके इन्ना अच्छा इन्ना चंगा माहौल वेखदे ने, अपने मजहबी रसूमात अदा करदे ने, ते किंजा लगदा है? पहले तो मैं तुहानू दस्सां मैं पाकिस्तानी हां ते असी दुनिया नू एक दसना चाहते हैं कि असी कोई इशू नहीं होंदा वीज़े दा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि दुनिया पर तो जिहड़े भी सिख आन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਰ ਡੇ 5000 ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
हाँ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ जिन्हें भी दुनिया दे मैंने सुन रहे ने वो आन ते पाकिस्तान विजिट करन एक दफ़ा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे। और जितने लोग आते हैं, जितनी सरदार कम्युनिटी आती है, वो बड़ा खुश होकर यहाँ से जाती है। तो वो यहाँ के लोगों से मिलती है, पाकिस्तानियों से मिलती है, तो वो बड़ा खुश होकर प्राइड मोमेंट होता है उनके लिए जब वापस जाते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान में आप आज बात कर रही हैं। 2 दिन पहले न्यूजीलैंड से मेरे कोई मेहमान आए थे। हम ग्लोरिया जिन फेस 5 में बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, तो एक जब बिल करने की बारी आई तो आगे एक दोस्त ने कहा कि आप लोगों का बिल हो चुका है। अच्छा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा, कह रहे आप मेहमान हैं। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। कह रहे आपके साथ वाले तो मेहमान है ना। तो फिर बिल उन्होंने दे दिया। तो मुझे हैरत, ऐसी चीजें पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं मिलती जैसे हम पाकिस्तान में मिलती हैं और पाकिस्तानी जितना प्यार सिखों से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दर्शन साहब, सितारे इम्तियाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला है, एक बहुत ਵੱਡਾ ਇੱਕ एजाज़ है पाकिस्तान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ MGF ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ 10-12 ਮਿੰਟ जनरल साहब खड़े हों तो छोटी एजाज़ वाली गल नहीं, बहुत बड़ी एजाज़ वाली। बेशक बेशक ऐसे ही है। अच्छा जिस तरह कारी साहब मैं बात करी थी कि नौजवान नस्ल का कितना अहम किरदार है और उनके अंदर जो मजहबी हम आहंगी है वो किस तरह लाई जा सकती है, मजबूती किस तरह लाई जा सकती है? देखिए, इस्लाम दीन फितरत का नाम है और फितरत जो है इंसान को इंसान से जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। अगर इस्लाम की ट्रू तालीमात और औलिया अल्लाह के अफ़कार के साथ नौजवान नस्लों को जोड़ा जाए तो यकीनी तौर पे उनके दिलों में कुशादगी पैदा होगी और दूसरों को एक्सेप्ट करने के उनके दिल के अंदर एक मुकाम बनेगा। सही। इस्लामी तालीमात किसी भी सूरत आपको मजहबी तफरकाबाजी में नहीं डालती बल्कि मजहबी हम आहंगी में डालती है ताकि आप अपनी बात कन्वे कर सकें और दूसरे के दिल में उसका मुकाम बन सके। जिस अंदाज से मजहबी हम आहंगी को अगर बयान किया जाए तो इसकी आला तरीन मिसालें जो हैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मिसाल नज़र आती है, क्योंकि आज सरदार दर्शन सिंह जी यहाँ मौजूद है। तो जिस तरह सिख पंथ को, पूरी सिख कौम को पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर साहब के कॉरिडोर से नवाजा गया, वो एक बहुत बड़ी मुकाम है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है करतारपुर और गुरु नानक देव जी महाराज का, गुरु नानक देव जी महाराज की तालीमात को मुसलमान ये कहते हैं कि गुरु नानक देव मुसलमान थे, सिख कहते हैं नहीं वो हम में से थे। तो जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो ये बातें प्यार और मोहब्बत की जंग ज़रा तवालत इख्तियार कर गई। तो कोई एक बुज़ुर्ग गया वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप खुद इन बाबा नानक जी से क्यों नहीं पूछ लेते? तो उनके पास जाते हैं और चादर उठाते हैं तो आप अंदर से डिसअपेयर हो चुके थे, नीचे 2 फूल पड़े हुए थे, फिर एक फूल और आधी चादर आपके मुसलमान मुरीदों को दी गई, एक फूल और आधी चादर आपके दूसरे मुरीदों को दी गई। ठीक है। इससे बढ़कर सिखिज़म में यूनिटी की, मजहबी हम आहंगी की कोई बात नहीं हो सकती कि एक ही मुकाम में हज़रत गुरु नानक देव जी महाराज की दरबार मौजूद है और एक ही मुकाम पे आपकी समात मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान के नज़रियात और अफ़कार कहीं ना कहीं उसमें इस्लामी झलक लाजमी नज़र आती है और हुकूमत के किए जाने वाले इक़दामात बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए
बहुत अहमियत की हामिल है कि जिस अंदाज से इस सारी चीज़ों को लेके चला जाता है। पाकिस्तान में सिख पंथ तादाद में थोड़ी कम है, मगर जितनी भी है उनको लाडले बेटे की जो है वो दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि आप जिस तरह सरदार जी ने बताया कि ये किसी कैफ़े में मौजूद थे तो वहाँ इनसे पैसे नहीं लिए गए। ये नहीं कि कैफ़े के वर्कर्स ने नहीं लिए, बल्कि वहीं पे मौजूद किसी ने जो था इनके पे ऑफ कर दिया। और यहाँ पे इस कदर वुसअतें हैं और ये तमाम तर वुसअतों की वजह जो है वो औलिया अल्लाह है, और तमाम तर वुसअतों की वजह तालीमात औलिया अल्लाह है। और औलिया अल्लाह ने ही इस इलाके में, इस खित्ते में इस्लाम का हिया किया। और इन्हीं तमाम तर चीज़ों को अगर लेके चला जाए तो हमें बहुत सी फ़कीदुल मिसाल सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक सिख पोइट है कि उन्होंने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, और इस फ़रोग़ की बदौलत बेशक हर पाकीज़ा दिल वाला कायल भी होगा और आपसे मोहब्बत और प्यार के जज्बात भी रखेगा। एक चीज़ आपको बताऊं कि सिख पंथ, क्योंकि सरदार जी यहाँ तशरीफ़ फरमा है तो बैनुल मज़ाहिब हमंगी की बात हो रही है, तो सिख पंथ के अंदर जिस तरह इनकी होली बुक है, गुरु ग्रंथ साहब उनको कहा जाता है, उसके अंदर मुसलमान सूफिया इकराम का बहुत कसीर तादाद में उनका कलाम मौजूद है, और बहुत सारा कलाम मौजूद है। और मुसलमान फ़कीरों ने इस तमाम तर मिशन में जो था एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया कि सिख मज़हब और मुसलमान मज़हब में एक बात जो कॉमन है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत है। सो ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल है। परवरदिगार आलम इस तमाम तर मामले को जो है आगे से आगे लेके चलने की तौफीक अता फरमाए, और जहाँ दरबारों पे जो डिसेंडेंट्स मौजूद हैं, जो गद्दी नशीन मौजूद हैं, परवरदिगार आलम उन सबको अपने अपने अजदाद की तालीमात को फ़रोग़ करने की तौफीक भी अता फरमाए और वसाइल भी अता फरमाए। क्योंकि अगर सिर्फ ये श्राइन्स जो हैं, ये दरबार जो है, अगर अपनी तालीमात और अपने साहिब दरबार की तालीमात को फ़रोग़ देना शुरू कर दे तो यकीन जानिए कि माशरे में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए अमन का क़याम किया जा सकता है। बेशक बहुत ही खूबसूरत बात है। वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, लेकिन मज़ीद भी बात करना चाहती थी मैं अपने दोनों मेहमानों से। लेकिन सरदार जी एंड ते जांदे वेले तुहाडे कोल पुछना चाहांगी कि तुहाडे कोल साडा प्लेटफॉर्म मौजूद है, साडे वेखण वाले नूं की कहना चाहोगे, की पैगाम देना चाहोगे पाकिस्तानियों नूं? अवेयरनेस की कमी है। अच्छा ते अवेयरनेस ते मैं थोड़ी मीडिया राई अवेयरनेस के चैनल खोलने चाहिए ने ताकि अवेयरनेस हो ते इन्हें ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ कोशिश करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। आप दोनों का सही मखदूम सैयद अली रज़ा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और हमारे साथ सरदार दर्शन सिंह साहब भी मौजूद थे। सरदार साहब, आपको भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, आप दोनों ने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ आज का दिन आपने इतना खूबसूरत दिन हमारा बना दिया है कि जनाब किस तरह हम मजहबी हमांगी को आगे लेकर चल सकते हैं और मुआशरे में किस तरह इसकी तकमील के लिए हमें इक़दाम उठाने की अभी भी ज़रूरत है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और जनाब हर तरफ सिर्फ एक ही दुहाई है, महंगाई महंगाई और बस महंगाई। मुल्क में महंगाई की शरह 47 साला रिकॉर्ड तोड़ने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और गुज़श्ता साल की निस्बत महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले साल महंगाई 12% थी, इस साल महंगाई की शरह 27% पर पहुंच चुकी है। और महंगाई ख़त्म करने के नाम पर आने वाली ये हुकूमत रिलीफ नहीं, बस आवाम को तकालीफ ही दी जा रही है। कभी पेट्रोल तो कभी आवाम पर LPG बम गिरा दिया जाता है। महंगे पेट्रोल और डॉलर के आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गए हैं,
जिसकी लपेट में हमेशा की तरह सबसे पहले खाने पीने की अशियाई आती हैं। दालें, चावल, रोटी, दूध, दही, सब कुछ महंगा हो रहा है। इसके अलावा घी का तड़का तो लगे या ना लगे, लेकिन घी की कीमतों से जो महंगाई का तड़का लगा है उससे शायद कोई भी नहीं बच पाएगा। गरीब बेचारा जाए तो कहाँ जाए। वैसे तो इस मुश्किल हालात में कोई घर बनाने का मेरे ख्याल से सोच भी नहीं सकता और वो सोच लेकर भी नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी को मजबूरी आ पहुंचती है कि जनाब नया घर बनाना चाहिए या पुराने घर को ये ज़रा बेहतर करना होगा, तो बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें आप देख लें, वो जनाब आसमान को पहुंचने और सिवाय मायूसी के कुछ नहीं हमें मिलता। अभी तो पेट्रोल मज़ीद महंगा करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पता नहीं शायद किसी भी दिन अचानक एक पेट्रोल बम का दोबारा से हमारे ऊपर बम गिरा दिया जाएगा और उसके बाद सूरत हाल का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कह सकते हैं हम। तो किस्सा मुख्तसरन जनाब आवाम को रिलीफ कब मिलेगा कि ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है जिसमें जल्दी ना सही चले देर से ही आवाम की फलाह के लिए कुछ हो सके, कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। हमारे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब हैं, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, मैं खैरियत से हूँ। काशिफ साहब, महंगाई हम सबके सामने है, पेट्रोल की कीमतें देख लें, डॉलर देख लें कहाँ तक पहुँचता जा रहा है, क्या कहेंगे। मैं तो बस मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम आके देखते हैं, अपडेट करते हैं लोगों को, तो हमारे तो सर चकरा जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मईशत पे इसके क्या असरात पड़ रहे हैं। देखिए अच्छे हालात नहीं है, सबके सामने है। जिस तरह हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं, हाँ जी, हमारी इंपोर्ट्स हमने रोकी हुई हैं। हम अगर अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, आपकी नौकरियां चली जाएंगी लोगों की। इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हालात अच्छे नहीं हैं। और अभी IMF से 9th रिव्यू भी चल रहा है जिसमें IMF की शराइत हैं कि अपने लॉसेस को कम किया जाए, अच्छा। सब्सिडीज़ को कम किया जाए, टैक्स और लगाए जाएं। 600 अरब रुपए के टैक्स की बात चल रही है, पेट्रोल की कीमत और बढ़ाने की बात चल रही है, बिजली गैस के ऊपर सब्सिडीज़ ख़त्म करने की बात चल रही है। तो अभी अगर 27% के करीब हमारी इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सफ़ेद पोश अवाम का, हमारे पाकिस्तानियों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है, और हमसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। उन्हें एक पेज के ऊपर बैठना चाहिए, उन्हें चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ आवाम की तकदीर 2200 लोगों के हाथ में है। तो 2200 लोगों को एक पेज, देखें 22 करोड़ आवाम को एक पेज पे बिठाना मुश्किल है, और 2200 में से भी शायद 22 लोगों ने फैसला करना है, क्योंकि 22 पार्टियां हैं, 22-25 पार्टियां हैं। तो 22-25 लोग एक पेज पे बैठ जाएं, एक कमरे में बैठ जाएं और तब निकलें जब वो अवाम का फैसला करके बाहर आएँ, अच्छा। तो कुछ हो जाएगा। और अगर ये 22 से 25 लोग नहीं बैठेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपने देखा है कभी तारीख के आईने में देखा है कैसा हो आओ और आवाम के लिए सोचा हो, बैठे हों एक पेज पर आए हों कि चले अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको साइड पे छोड़ें, किसको इक़्तिदार मिलेगा, किसको कुर्सी मिलेगी, एटलीस्ट आवाम के बारे में सोचा। देखिए 73 का आइन भी बना था तो हम ही ने बना, हमारे लीडर्स नहीं बनाया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना, हमारे लीडर्स नहीं बनाया। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं बन सकता? हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए। अच्छा। और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अच्छा। हम इतनी पॉलिसीज़ ले आते हैं, कवानीन ले आते हैं, हर साल बजट ले आते हैं, तो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या पाकिस्तान में हम नहीं समझते कि हमारा कोई ऐसा मईशतदान नहीं है, ऐसा कोई एडवाइज़र नहीं है कि हमें जो बता सके कि हमने किन लाइंस पे चलना है, हमने क्या करना है। तो नाउ द विल इज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। हम आवाम के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं अपनी हर बात में ये कहता हूँ, हम मजबूर हैं। 22 से 25 लोगों ने फैसला करना है। 22 करोड़ आवाम को चाहिए कि उन 22 से 25 लोगों को मजबूर करे, अच्छा। कि एक कमरे में बैठ जाएं। जब तक हमारी तकदीर का फैसला नहीं हो जाता, वो उस कमरे से ना निकलें। सही। तो फिर तो कुछ हो जाएगा। लेकिन देखें, अभी हमें ये चाहिए कि हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हमें पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की ज़रूरत है, इमीडिएटली तो शॉर्ट टर्म्स की ज़रूरत है, इमीडिएटली तो शॉर्ट टर्म की ज़रूरत है कि हमने करना क्या है।
और बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ हो सकता अच्छा। है। हमें उन पॉलिसीज़ पे जाना चाहिए है, हमें पैसे चाहिए, हम बार बार ये कह रहे हैं। अब हमारे रिजर्व्स ही देख लेना, 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। 3.5 और 3.7 बिलियन डॉलर्स के करीब आपके वो चले गए हैं। इतने कम हो चुके हैं। लेकिन अच्छा, मज़े की बात है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट्स चेंज हुई थी तो रिजर्व्स इससे भी कम थे, तो ये रिजर्व्स ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। अब मज़े की बात ये है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं कि अगर जब 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 मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई गई तो तब भी रिजर्व इससे कम थे। दिया जाता है ना कि रिजर्व ऐसी के रिजर्व इज नॉट एन इशू। तो फिर अगर रिजर्व इज नॉट एन इशू तो फिर आपने जो सारी इंडस्ट्री का पहिया बंद कर दिया। अभी जो हमारी जो फीड इंडस्ट्री थी, आपका जो मुर्गियों का जो सेक्टर था, पड़ी हुई है, फॉर्म्स जो थी, सोयाबीन क्लियर नहीं हो रहा। अभी तो देखें, अभी तो कहानियाँ बहुत सी निकलेंगी, कहानियाँ निकल भी रही हैं। और बात ये है कि मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि हमें इस वक्त पाकिस्तानी बनना है। देखें, सब कुछ हो जाएगा, हम कमा भी दोबारा लेंगे। इस वक्त हम सब पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि हम स्टेट का साथ दें। लेकिन स्टेट और ओपोजिशन की ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम का साथ दें, एटलीस्ट दें तो सही, निकलें तो सही, एटलीस्ट आवाम के लिए। तो आवाम भी जरूर उनके साथ निकलेगी। देखें, अगर आप फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो आपके बेरोजगारी होगी। अच्छा काशिफ साहब, ये देखने वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे रिजर्व जो इतने नीचे जाते जा रहे हैं, इससे हमारी मैशियत पे कितने ख़तरनाक असरात पड़ सकते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ पे कितने ख़तरात लाहक हो सकते हैं, वो हमें बताइए। नॉर्मली एक सीधा सा कुलिया है कि हमारे पास 2 महीने के इंपोर्ट के रिज़र्व्स होने चाहिए। जब आपके पास 2 महीने के इंपोर्ट के रिज़र्व्स होते हैं तो यू आर वेरी सेफ़। हमने पिछले साल तकरीबन 80 बिलियन डॉलर्स के करीब हमने इंपोर्ट की। हमारे पास कम से कम 16 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हर हाल में होने चाहिए हैं। और अगर हम नहीं करेंगे अपनी, और रिजर्व्स कैसे बढ़ेंगे? रिजर्व्स आपके बढ़ेंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे। रिजर्व्स आपके कैसे बढ़ेंगे? रिजर्व्स जब आपके एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी यहाँ पर पैसे भेजेंगे, अगर वो पैसे नहीं भेजेंगे, आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके एफडीआई मुल्क के अंदर नहीं आएगी, तो रिजर्व्स कैसे बढ़ेंगे? यही तो मसला है कि रिजर्व्स कैसे बढ़ाने हैं। ये आपके पास भी दोबारा से कमेंट के लिए आऊँगी। काशिफ साहब, अभी हमें माहिर मुआशियात हैं आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ साहब बताइएगा, रिजर्व जो हैं वो मुल्क की कह लें कि कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं, 3.08 पर आ गए हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि हमारी मैशियत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? इंडस्ट्रीज़ जो ऑलरेडी आधी बंद हो चुकी हैं, मज़ीद क्या उसके असरात लाहक हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सही निशानदेही की है कि पिछले दिन ये रिपोर्टेड था कि हमारे रिजर्व जो है वो 10 साल की कम तरीन सतह पे है। तो ये इंतहाई एक खतरनाक सूरत हाल है। इवन स्टेट बैंक और जो कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं, कमर्शियल बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, उनको मिला के भी हमारे रिजर्व जो हैं वो तकरीबन 9.25 बिलियन डॉलर हैं। और जो इंतहाई कम सतह है, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो इतने कम हैं कि हम शायद 1 महीने की भी इम्पोर्ट बिल को बीट नहीं कर सकते। तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो उसमें यह है कि इसी वजह से हमारा जो रुपी है वो शदीद दबाव के अंदर है, क्योंकि अगर आपके फॉरेन शेयर रिजर्व्स कम होंगे तो आप अपना, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी रिलायंस है जो इम्पोर्ट के ऊपर है। अच्छा। असल पाकिस्तान आपका जो मेजर चंक है आपका एनर्जी का, वो इम्पोर्ट करता है। और कल ही वज़ीर आज़म साहब ने किसी फंक्शन में एक फिगर कोट किया है कि 27 बिलियन डॉलर्स की हम एनर्जी और एनर्जी रिलेटेड इम्पोर्ट्स हैं हमारी। 27 बिलियन डॉलर्स साल की। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो भी हम तकरीबन 3-4 बड़े मुल्कों में सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का भी इम्पोर्टर है। जी जी। हम तो ये हालत है कि हम कहते तो हैं हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, इसके बावजूद हमारे पास बहुत सारी हम एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स, जिसमें वीट भी आता है, जिसमें कभी कभी चीनी भी आती है, दालें आती हैं, 70% दालें हम इम्पोर्ट करते हैं। तो और ये चीज़ें भी हम इम्पोर्ट करते हैं। और हर जो इंटरनेशनल ट्रेड है
बाय एंड लार्ज उसका जो सेटलमेंट है वो डॉलर टर्म्स में होता है। लेकिन बेग साहब, हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो तो यही कह रहे हैं कि रिजर्व्स अगर नीचे जा भी रहे हैं तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी मईशत के ऊपर, ये कोई मैटर ही नहीं करता। तो ये आप हमें अच्छी तरीके से बता सकते हैं, माहिर मुआशियात हैं, कि हमारी मईशत कितने बड़े ख़तरे में है? क्योंकि जो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी वार्न किया है कि हमारी मईशत डूब सकती है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकते हैं। नहीं, ये तो एक तसल्ली की बात है। अच्छा। कि अगर आपके रिजर्व जो हैं वो कम होते जाएंगे, और जिस तरह आपने देख ही दिया है कि बहुत ही अखबारों में हर रोज तकरीबन जो है कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने एसेंशियल इंपोर्ट्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। बहुत सारे हमारे इम्पोर्टेड कंटेनर जो हैं वो माल जो है वो साइड पे पड़ा हुआ है, उसके डैमेज भी पड़ रहे हैं। जी। और ये नेचुरली उससे गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू लॉस भी है, और उसके बाद मार्केट के अंदर सप्लाई चेन भी इफेक्ट हो रही है, इसमें सप्लाई में शॉर्टेजेस हो रही हैं। और ऑलरेडी जो हमारी महंगाई जो पिछले 6 माह की 25% से ज़्यादा शरह है, उसमें मजीद इजाफा होने के शदीद इम्कान हैं। तो इसलिए जो अगर आपकी एसेंशियल इम्पोर्ट्स नहीं होगी, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इम्पोर्ट नहीं होगा, और जो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये तो एक एसेंशियल चीज़ है। ये गवर्नमेंट का ये चीज़ें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का फर्ज है। तो ये अगर आवाम को अवेलेबल नहीं होगी, और जस्ट आप इमेजिन करें हमारे पॉपुलेशन का साइज जो है हमारा वो 22 करोड़ प्लस है। तो इस इतने बड़े साइज के अंदर ये इस किस्म के जो सिक्योरिटी रिस्क है वो अगर अवेलेबल हमारे ऊपर होंगे, साथ पे होंगे, तो नेचुरली वो प्रोडक्ट जो है इंतहाई सख्त सूरत हाल के अंदर होगा। अगर आप फर्ज करें इस बार पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं, जो टारगेट्स के अंदर हमारी जो रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन में भी शॉर्टफॉल आई है, क्योंकि इम्पोर्टेड इकोनॉमी जो इम्पोर्ट रिलायंट इकोनॉमी हो, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो है वो इम्पोर्ट्स पे भी रिलाई करते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा, दोबारा से आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। काशिफ साहब, आपने भी पूरी बात सुनी है आसिफ साहब की, जिस तरह पोर्ट की बात की जा रही है कि वहाँ पे 8000 से ज़ायद कंटेनर्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, एलसी क्लियर नहीं हो रही है, एलसी नहीं खोली जा रही है। तो क्या वजह है एलसी नहीं खोली जा रही है? डॉलर हमारे पास है नहीं, पेमेंट हमने ज़्यादा पैसों में करनी है, और ताजर बरादरी जो है वो अलग एक जो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं। अल्टीमेटली आप ठीक कह रही हैं। देखें, आपने जो पेमेंट करनी है आपने डॉलर्स में करनी है। अब आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो आप पेमेंट कैसे करेंगे? अब आप तब अपने कंटेनर्स रिलीज़ कराएंगे जब स्टेट उसकी पेमेंट करेगी। अब बात यह है कि लोकल जो आपके इम्पोर्टर्स हैं वो तो स्टेट को पैसे रुपीस में दे रहे हैं, लेकिन स्टेट के पास डॉलर्स नहीं है। स्टेट अब उसको कैसे देगी? अब चूंकि स्टेट के पास वो रिलीज करने के लिए पेमेंट नहीं है, तो वो कंटेनर्स आपके पोर्ट के ऊपर पड़े हैं। अब जब वो पोर्ट डैमरेज, डिटेंशन, ओवरहेड चार्जेस अलग पड़ रहे हैं। हमने ये बिल्कुल ठीक है, स्टेट ने एक ज़ुबानी सा ऐलान किया है कि डिटेंशन और डैमरेजेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन ज़ुबानी सा ऐलान है। अब उसको देखें, कानून वो इम्प्लीमेंट होता है जो राइटिंग में होता है, तो आप राइटिंग में उसको लिख कर दें। और शिपिंग लाइन के जो चार्जेस हैं वो कौन देगा? अब शिपिंग लाइन के चार्जेस डॉलर्स में हैं, हमारे इम्पोर्टर्स ने वो पेमेंट डॉलर्स में करनी है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप 180 दिन का क्रेडिट ले आएँ, 6 महीने का। मैं सवाल ये करता हूँ कि हमें तो एक दिन का उधार नहीं मिलता, तो हमारा फॉरेन जो एक्सपोर्टर है वो हमें कैसे 6 महीने का उधार दे देगा? काशिफ साहब, ये हम पिछले 3 महीने से सुन रहे हैं कि एलसीज नहीं खुल रही हैं, तो हमारी इंडस्ट्रीज किस तरह चलेंगी? बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो चुके हैं। देखें, एक बात समझने वाली है कि एलसीज का ना खुलना एक अलग बात है, और कंटेनर्स का रिलीज ना होना एक अलग बात है। इस वक्त नई एलसी नहीं खुल रही, ओके, लेकिन जो कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर पड़े हैं वो तो रिलीज होने चाहिए, जिसमें सब्जियां भी हैं, जिसमें दालें भी हैं, जिसमें आपके जो प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, आपका सप्लाई का शॉर्टेज आ गया है। अब मैं एक और बात यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से करूँ कि हम अपने हमसाए ममालिक की चीज़ें वाया दुबई ख़रीद रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी हम डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद लेते? देखें, these are the concerns and issues which have to be taken immediately by the present government. अब हम दुबई से उसका फ्रेट भी दे रहे हैं, हम उसके ओवरहेड चार्जेस भी दे रहे हैं,
अगर हम अपने हमसाए मुल्क से महंगे दामों खरीद रहे हैं ना, महंगे दामों खरीद रहे हैं और आवाम को महंगे दामों दे रहे हैं और उसकी पेमेंट भी डॉलर्स में कर रहे हैं। देखें इस वक्त वी आर ऑन, हमें इस वक्त ऑक्सीजन चाहिए है, हम इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर पे आप हर किस्म, आप स्टीरॉइड्स भी लगा देते हैं वेंटिलेटर पे। तो जब आप वेंटिलेटर पे हैं, हमें इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करना है, हमें उन तमाम ऑप्शंस की तरफ जाना है जिससे हमारी किटी इंक्रीज कर जाए। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, देखें हमारी तो एक राय है ना, आप ऐसा कोई सिस्टम बना दें कि आपके जितने भी पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स हैं, आप कोई सिस्टम ऐसा बना दें, IMF के साथ नेगोशिएट कर लें कि आप हमें उसको किटी के अंदर लाने दें ताकि वो अनडिक्लेयर्ड पैसा, देखिए अब इसका इम्पेक्ट क्या है ये IMF और स्टेट जानती है, लेकिन हमारा काम है मशवरा देना, हमारा काम है आवाज़ को उठाना, सजेस्ट करना। सजेशन में भी रॉन्ग, ये गलत भी हो सकती है। तो अगर हम हमारे ऐसा पैसा जो आपका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हम ये कह रहे हैं कि आपने जिसको पेमेंट करनी है, जो कंटेनर्स आपके पोर्ट्स पे पड़े हैं, बाहर से पेमेंट कर दें। अगर वो बाहर से पेमेंट कर देगा तो 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने की हम ट्रांजैक्शन को कैसे उसको फुलफिल करेंगे? और जो बाहर से पैसे जाएंगे क्या वो डिक्लेयर्ड पैसे होंगे? तो क्यों नहीं हम पहले वो सारा पैसा अपनी किटी में लाएं, किटी में लाकर, और जब वो पैसा आपका अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी में आ जाएगा ना, वो आपको कंट्रीब्यूट करेगा, वो आपको नफ़ा देगा। तो मैं तो इसके अलावा देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ ट्रेडर एंड बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं तो जनरल एमनेस्टी भी मांगता हूँ कि ऐसी तमाम, देखें बहुत से लोगों का बहुत सा पैसा हमारे प्लॉट्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब वो चूँकि डिपार्टमेंट इंटीग्रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हर इंफॉर्मेशन है आईडी कार्ड के अगेंस्ट, अब वो ना बेच सकते हैं, वो पैसा ब्लॉक हो गया है, उस पैसे को इकोनॉमी के अंदर आना चाहिए। देखिए मेरा हक है एमनेस्टी की रिक्वेस्ट करना, मानना या ना मानना वो स्टेट का और IMF का काम है। वी आर गिविंग द प्रपोजल्स। भाई आपके एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी यहाँ पर क्यों पैसे नहीं भेज रहे हैं? हमने अभी पिछले दिनों अपने इनकम टैक्स के कानून में 7E का अमेंडमेंट कर दिया। उसमें हमने ये किया कि अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा के आपके एसेट्स ऐसे होंगे तो आपको उस पर वेल्थ टैक्स दोबारा देना पड़ेगा। अब आप देखें 2.5 करोड़ के एसेट्स उसी के होंगे जिसने डिक्लेयर किए होंगे। तो इसका ये मतलब है कि आप डिक्लेरेशन को इनकरेज करना चाह रहे हैं या डिस्करेज करना चाह रहे हैं। अब हमें ये भी समझ नहीं आती, अब बाहर से पाकिस्तानियों ने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं। देखें ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया। तो हमें अपनी ऐसी, देखें हमेशा जब आपका चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना होगा तो हमें, और अगर हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एनर्जी की तरफ जाना, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना होगा। हमने क्या किया है, जिन लोगों ने सोलर अपने घरों के ऊपर लगाए थे, इतने महंगे कर दिए हमने जी उसको फाइन करना शुरू कर दिया है कि आपने ये सोलर क्यों लगाए हैं। हमने नेट मीटरिंग के रेट को कम कर दिया है ना। ऐसा पाकिस्तानी शहरी जो सोलर का ऊपर लगा रहा है सिस्टम, वो आपसे पैसे भी नहीं मांग रहा, वो आपसे असिस्टेंस भी नहीं मांग रहा। अब अगर वो स्टेट का काम कर रहा है और अगर वो बिजली बना कर रहा है आपकी, आप यू आर गोइंग टू पनिश देम कि भाई आप क्यों हमारी हेल्प कर रहे हो। तो देखें अगर हमारी पॉलिसीज, लेकिन अगेन इज नेवर लेट, पॉलिसीज है ही नहीं है ना, वी हैव टू थिंक ऑन इट। आप हम देखें, मैं फिर भी कहता हूँ स्टिल टुडे इज नॉट लेट। आप आज भी फैसला ठीक कर लें, आप आज भी अपने आप को करेक्ट कर लें तो इज नेवर लेट। तो इसको बेहतर किया जा सकता है, हम बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अगर हम सोच लें, अगर हम इरादा कर लें ना कि हमने बेहतर करना है, मैशत को बेहतर करना है, तो हम कर सकते हैं। अच्छा आसिफ बेग साहब, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी है काशिफ साहब की। आगे ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये नहीं कुछ दिनों में पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा, 30 रुपये उसमें मजीद इजाफा होगा, पहले भी इतना इजाफा हुआ है, तो उसके बाद क्या एक आप महंगाई का तूफान देख रहे हैं? पहले जब महंगाई हुई या डॉलर में और ये पेट्रोल महंगा हुआ तो पिछले काफ़ी दिनों से एक तूफान बरपा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, मईशत के हवाले से बात भी की जा रही है। अब अगर दोबारा से उसमें पेट्रोल में इजाफा हो जाता है, दूसरा जनाब बताया जा रहा है कि लेवी टैक्स भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसमें लगाया जाएगा, तो हर माह के लिहाज से ये IMF की शराइत में भी है, तो कहाँ जाएगी हमारी मैशियत फिर, या किस तरह की पॉलिसीज इमीडिएटली हमें बनानी चाहिए?
देखिए ये जो तेल की आने वाले दिनों में कीमत होगी, इसकी बहुत सारी रिलायंस होगी। तेल की इंटरनेशनल प्राइस जो है वो कहाँ पे जाके खड़ी होती है, और दूसरी बात ये है कि हमारी डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो किस हद तक स्टेबल होता है या कि कहाँ पे आके वो फाइनली सेटल होता है। कल भी आपने देखा है कि इंटरबैंक में जो स्टेट बैंक में इंटरबैंक रेट जो है वो बढ़ा, यानी कि कल यानी कि 271 पॉइंट शायद 5.2 के करीब था, और जो फ्री मार्केट में वो $75 प्लस था। तो अभी उसका जो है अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसमें जो डॉलर है वो एक्सचेंज रेट के अगेंस्ट अपना लेवल को आपकी फोर्सेस के तहत तलाश कर रहा है। तो एक्सचेंज रेट अगर हमारा मजीद खुदा न खास्ता खराब होता है और इंटरनेशनली तेल की कीमतें मजीद बढ़ती हैं, तो नेचुरली जो IMF का मिशन यहाँ पे आया हुआ है उनकी कंडीशन है उसका बोझ आपने अवाम पे डालना है। और गवर्नमेंट क्योंकि जो मतलब अभी मजीद बोझ पड़ना है, ये पड़ सकता है, मैं कह रहा हूँ इसका रिस्क है। अगर तेल की कीमतें इंटरनेशनली बढ़ती हैं और हमारा जो एक्सचेंज रेट खुदा न खास्ता खराब होता है, तो उसका नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है पब्लिक पे पास ओवर कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट IMF है वो कह रहे हैं कि स्टेट की बर्डन नहीं उठा सकती, प्लस जो है उनकी तरफ से और भी बातें हो रही हैं, जिससे आ रहा है PDL के तो हो गया, अब वो GST की तरफ बातें हो रही हैं। अब वो भी नेगोशिएशन फाइनलाइज किस तरह होती हैं, अगर उस पर भी, क्योंकि गवर्नमेंट की दूसरे टैक्सों की मद में कलेक्शन के अंदर अभी तक शॉर्टफॉल आ रही है, टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, आपका एक इसमें होल है जो IMF ने आइडेंटिफाई किया है। तो वो जो है तेल के थ्रू वो जो है अगर वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं, टैक्सेस मजीद बढ़ाते हैं, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट तेल पे आएगा। अब तेल पे इम्पैक्ट आएगा नेचुरली, अब गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने का भी, ऑब्वियसली बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जी जी, नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है जनरली जो है उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो मजीद बढ़ेगा तेजी के साथ। तो उसमें आप आने वाले दिनों में अगर यही सारे फैक्टर्स खुदा न खास्ता नेगेटिवली मूव किए, तो हमारे ऊपर महंगाई का एक नया तूफान आएगा जो पहले ही आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। तो उसका नेचुरली उसके इम्पैक्ट होंगे। आपने देख ही लिया है हमारा जो हमारा जो बेस रेट है वो 17% हो गया है, और महंगाई का लेवल आपको पहले बता चुका हूँ 25.5% प्लस है। तो अगर महंगाई को कंट्रोल करने का स्टेट बैंक जो जनरली फार्मूला इस्तेमाल करता है वही है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, मनी सप्लाई को कम करें, और वही अगर होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी, और नेचुरली कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी तो उसमें कंजम्पशन लेवल इफेक्ट होंगे, तो उसमें इंडस्ट्रियल जो है परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्पैक्ट होगा, इंडस्ट्रियल प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और उसका अनएम्प्लॉयमेंट होने खुदा न खास्ता बढ़ने के चांसेस हैं। तो एक रिवर्स साइकिल, बिजनेस साइकिल जो है खुदा न खास्ता चल सकता है। तो नेचुरली बहुत संगीन इस वक्त चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ऐसे ये तो आपने सही बात कही है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और ऊपर से अगर इस तरह के महंगाई का अगर और तूफान आ जाता है, या अगर IMF की शराइत माननी ही पड़ेंगी इन द एंड के जनाब, हमें उनसे पैसे भी तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमने करना ही है। तो एंड पे क्या होगा, अवाम ने पिसना है। हमारे साथ आसिफ बेग साहब मौजूद थे, माहिर मुआशियात थे। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काशिफ साहब एंड पे आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, जिस तरह आपने बात की कि हम इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं, वेंटिलेटर पे तो स्टीरॉयड भी लगा दिए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा कौन सा स्टीरॉयड हमारे पास मौजूद है जो हमें लग देना चाहिए हमारी मैशत को संभाला देने के लिए? अल्टीमेटली हमारे पास हमें अपने इमीडिएटली अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करना है। देखें, अगर हम इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैं तो मैं ये कहता हूँ कि जो 2200 लोग हैं आप उनके पर्क्स बंद कर दें, उनकी फैसिलिटीज़ को बंद कर दें, उस पे कट लगा लें। सबसे पहले हमारे हुक्मरान कट लगा लें, फिर अवाम पे बोझ भी बढ़ा लें, और सब्सिडीज अगर ख़त्म करनी है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड की जाएं, सबके लिए की जाएं, बिल्कुल अवामी के लिए टैक्सेस ना बढ़ें। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने एमनेस्टी दे सकते हैं अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स की, अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स दे सकती है गवर्नमेंट, स्टेट अनाउंस कर सकती है, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ द IMF। और देखें इमीडिएटली शॉर्ट टर्म यही है। और जैसे सोलर में है आप सोलर में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों से कहेंगे सोलर लगाएं, उसमें तो वो ना वो बैंक से पैसे मांग रहे हैं, ना वो स्टेट से कोई हेल्प मांग रहे हैं, बल्कि स्टेट को बिजली दे रहे हैं बनाकर।
IPPs के साथ आपके जो एग्रीमेंट्स हुए में आप उनको दोबारा रिविजिट करें, रीसाइन करें, आप उनको दोबारा देखें। तो जो पिछली गवर्नमेंट्स अगर गलतियां कर गई है अपने अदवार में, आज करेक्ट कर लें। फिर मैं कहता हूँ इज़ नेवर लेट। बिल्कुल ऐसे ही है, इट्स नेवर टू लेट। अगर आप आज से ही शुरू कर लेना, देख लीजिएगा जनाब, आप बेहतर कर सकते हैं और हालात भी बेहतर हो सकते हैं। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जिस तरह जनाब हम बात कर रहे थे, IMF को पेट्रोल महंगा करना आता है, बिजली महंगी करनी आती है, गैस महंगी करनी आती है, और भी बहुत सारे टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए जाते हैं कि जनाब IMF की शराइत में मौजूद है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि IMF को जो हमारे हुक्मरान हैं उनके अखराजात नज़र नहीं आते, उनकी शाह खर्चियाँ नज़र नहीं आती, उनको जो वो जो प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे होते हैं, CM हाउस में जो चीज़ें हो रही होती हैं, PM हाउस में जो चीज़ें अलग अलग उन्हें अखराजात से नवाजा जा रहा होता है, शाह खर्चियाँ वो कर रहे होते हैं, वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं। वो तो हमारी जेब से जा रहे हैं ना, हमारी आवाम की जेब में से जा रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल से वो IMF को नज़र नहीं आता। अगर उसके ऊपर नज़र दौड़ाई जाए ना तो काफ़ी हद तक हालात बेहतर हो सकते हैं। तो ये हमारी सजेशन थी, अगर मान ली जाए तो क्या ही बात है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा टेक्नोलॉजी की दुनिया। जनाब अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं ना, तो आपने अभी तक गालिबन मेटावर्स का नाम ज़रूर सुना होगा। और मेटावर्स एक शेयर्ड ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए इंटरैक्ट करते हैं। और ये किसी एक वेंडर की मलकियत नहीं है और ना ही ये किसी ख़ास डिवाइस पर इन्हिसार करता है। और एक अंदाजे के मुताबिक 2024 तक मेटावर्स की जो मार्केट है वो $800 मिलियन तक हो जाएगी। और मेटावर्स को उन 14 टेक्नोलॉजीज़ में शामिल किया गया है जो हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब लाने वाली है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2030 में हम हकीकी दुनिया के मुकाबले मेटावर्स में ज़्यादातर वक्त गुजारेंगे। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये है कि क्या इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को ज़रूरत है भी या नहीं है, और ये आने वाले दौर में कितनी कामयाब होगी, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए। हम ये तमाम तर सवालात हैं आज अपने मेहमान से करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद मंजूर साहब हैं जो कि टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अहमद साहब खुश आमदीद जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मेटावर्स, हर जगह मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स, मैं तो तंग आ गई मेटावर्स सुन सुन के। ये है क्या मेटावर्स? इवन के हमारे मैसेजेस में भी मेटावर्स आ रहा है कि आप जी वर्चुअली अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं। वर्चुअली ज़मीन कौन खरीदता है? ये क्या है मेटावर्स? मैं भी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्चुअली ज़मीन कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, कि गूगल अर्थ के ऊपर जाके आप ज़मीन खरीद लें और उसके बाद उसका कोई वाली वारिस ना हो। ठीक है ना। देखें, मेटावर्स इज़ एन एक्सपीरियंस। जैसे और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे हम डिफरेंट शोज में बात करते रहे हैं, ब्लॉकचेन है, IoT है, AI है, तो इसी तरह मेटावर्स भी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका यूज क्या है? इसका यूज है सिर्फ एक एक्सपीरियंस की तरह। अच्छा, यानी आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जी अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं, हाँ। ठीक है, और उसको बनाने से पहले अगर आप देख लें, जस्ट लाइक जी मल्टी डायमेंशनल ट्रेडमिल है, जैसे डिफरेंट गेमिंग सेक्शंस में पड़ी होती है, अगर आप एम्पोरियम जाएं वहाँ पे पड़ी हुई आपको नज़र आ जाएगी। तो उस पर आपको खड़ा कर दिया जाए, आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि जी मेरा 1 कनाल जगह, ठीक है, और 2 स्टोरीज की बिल्डिंग चाहिए मुझे। अच्छा, अब बाकी आपने बड़ी रॉ इन्फॉर्मेशन दी है उसको। हाँ। वो क्या करता है, वो आपको एक मल्टी ट्रेडमिल पे खड़ा कर देता है, आपको ग्लासेस लगा देता है जो भी आपके वर्चुअल रियलिटी के हैं, और आपको कहता है चलें। अब आपको वहाँ पे पूरा इस तरह का बना हुआ अगर जगह नजर आनी शुरू हो जाए, घर नजर आए और पूरा डेकोरेटेड घर नजर आना शुरू हो जाए, और आप अचानक उसको कहते हैं नहीं नहीं ये वाला कमरा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर दो। अच्छा, वो अपने कंप्यूटर पे जाए उसको फौरन शिफ्ट कर दे, तो दैट्स एन एक्सपीरियंस। तो वो अब आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा है ना। इसको ई कॉमर्स की उसमें आप ले आए कि नॉर्मली आप क्या करते हैं, वो जैसे हम ना नॉर्मली एवाटार की बात करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा एवाटार। वो हमारे यहाँ लोगों को मसला कभी उसको अवतार कहना शुरू कर देते हैं, कभी अवतार कहना, दैट इज एवाटार, 3D एवाटार। ठीक है, अब वो 3D एवाटार क्या करेगा, यानी आप सोच लें कि जी एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ मेटावर्स पे एक आप जैसा ही फुली डायमेंशनल बंदा अगर हो, जैसे वहां पे गुची का स्टोर है मिसाल के तौर पे, वो स्टोर के अंदर एंटर होता है और जाके कोई जैकेट परचेज करता है। ठीक है, अब वो जैकेट
अभी क्या है, अभी तो वो मीम्स भी चलते हैं ना, ऑर्डर दिस गेट दिस, बहुत बड़े बड़े बहुत इस तरह के चलते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑर्डर करेगा, अगर तो डायमेंशन उसने वही डाली हुई है, लाइक कि जैसे मेरी जो हाइट है, मेरी जो चेस्ट है, मेरी पूरी, मैं जैसे ही वो ऑर्डर करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली सेम चीज नहीं आएगी। ये भी वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसको ऑगमेंटेड रियलिटी में ले जाएं, असल में ये चीज वैसी होनी शुरू हो जाएगी जिसको हम विंडो शॉपिंग कहते हैं। कैसे? यानी अभी तो आप विंडो शॉपिंग करते हैं ना, जैसे दुबई वगैरह जाए तो हम कहते हैं विंडो शॉपिंग किया ना, तो देख देख के गुजर देख देख के आ जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए सोच के देखें, चले मैं उससे पहले एक यूज केस कहता हूँ कि मैं जब ये लाहौर न्यूज़ के इधर एंटर हुआ, आपके मैंने शो में आना है, तो अभी मुझे आपका सपोज करें रैंक नहीं पता, या जो भाई बैठे हैं मुझे किसी का नहीं पता कोई क्या काम करता है, आप मेरे ग्लासेस लेते हैं और इनको अपडेट करते हैं किसी चीज से, अच्छा ठीक है, और मुझे सबके ऊपर उनके नाम लिखे हुए नजर आने शुरू हो जाए, ओके, ठीक है, वाओ। या जैसे मैंने ये ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, राइट, अभी आपको नहीं पता मैंने कहाँ से लिए, लेकिन आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं। अब अभी क्या प्रोसेस है, अभी आप कहेंगी अच्छा ये सब आपने कहाँ से लिए हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर आपने उसी तरह ग्लासेस पहने हो और आप इनको देखें तो आपको इसका स्टोर नजर आना शुरू हो जाए, अच्छा, व्हाई नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं वो जो मैं मिसाल देने लगा था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे जाके ना किसी लोगों से पूछना पड़ता है कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। अगर वही जिस तरह अभी बात की कि मैं एंटर हुआ, उन्होंने मेरे ग्लासेस लिए, उसके साथ उन्होंने अपनी कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया और बच्चों के नाम किस सेमेस्टर के हैं, कौन सी डिग्री में काम कर रहे हैं, मुझे उनके सरों के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या बात है, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। अब मैं वो विंडो शॉपिंग पे वापस जाता हूँ। अभी आपको एक मिसाल दी है वाली, अभी आप जा रहे हैं एक जगह से गुजर रहे हैं, अभी क्या है, आपको शॉप के अंदर जाना पड़ता है, अगर आपको कोई वॉच पसंद आ जाए कोई चीज़, तो आप जाके आप देखते हैं, फिर वही पाकिस्तानी वाला टोटका जो चलते हैं ना, वो हम आगे से होके आते हैं, लेने तो है नहीं, हम आगे से होके आते हैं, राइट। तो हम क्या करें, बेसिकली सिर्फ उस पर क्लिक करें, अच्छा, और वो आपको यहाँ पे अगर आपके नजर आना शुरू हो जाए, क्या बात है, ठीक है कि जी मुझे मेरे अच्छा इस पे सूट भी कर रही है कि नहीं कर रही, क्या ख्याल है? मतलब क्या टेक्नोलॉजीज, कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज आ गई, हम तो हैरान ही हो जाते हैं। चैट जीपीटी की मिसाल और जब भी आपसे बात करते हैं किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं तो हैरान रह जाती हूँ, अच्छा कहाँ पहुँच रहे हैं हम। लेकिन वेब3 की भी बात की जाती है, मेटावर्स, ये एक ही चीज़ है, मतलब कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा कोई दोस्त मुझे मॉल रोड की सैर करा दे और मैं यहाँ बैठी बैठी उसकी सैर करूँ, ये सेम ही है? नहीं, वेब 3.0 जो है, अच्छा वो चेंज है कुछ? नहीं, वेब 3.0 तो वेब है ना, अच्छा ठीक है, यानी वो कनेक्टिविटी जरूर मिल रही है उसको। वेब 3.0 के अंदर क्या चीज़ है, आप उसको ऐसे ले लीजिए कि फ्रंट एंड, अभी हम जब वेबसाइट्स ओपन करते हैं वो वेब 2.0 पे होती हैं, उसका बैक एंड है कोई सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी आप नाम लेना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बैक एंड होगा ब्लॉकचेन, जिसको आप टेम्पर नहीं कर सकते, जी जी, ठीक है। तो फ्रंट एंड सेम रहेगा हमेशा, तो उसको हम कहना शुरू कर देंगे कि अब वेब 3.0 बन गया, क्योंकि इसका बैकएंड चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। अब वो जो आप बात कर रही है ना कि मेरे दोस्त यहाँ पे वो सैर कर रहे हैं और मुझे अभी मीटअप्स मुश्किल हो जाते हैं कई दफा, कोई नहीं जा सकता, तो आप एक बंदे को अगर वर्चुअली ले जाएं साथ, तो वो भी उसी लेवल पे एंजॉय करता है। अभी वो व्हाट्सएप के थ्रू आप कर लेते हैं, वो वीडियो कॉल्स के थ्रू कर लेते हैं, तो लेकिन हम वो एक प्रॉपर अगले बंदे को फीलर भी आना शुरू हो जाए। जैसे मैं जब जाइटेक्स पे गया था, वहां पे ना उन्होंने एक्सवर्स वो लोग कर रहे थे, अच्छा, जिधर मेटावर्स के स्टार्टअप्स आए हुए थे, वहां पे बकायदा स्विट्जरलैंड की एक कंपनी थी जो सूट्स बनाती थी इस तरह के, कि अगर आप ठंड में जा रहे हैं ना, यानी कि उसको, तो आपको फील देती थी अंदर से कि आपको ठंड लग रही है, आप बर्फबारी में है, उसके अंदर IoT सिस्टम, लिटरली ये फील होगा, जी हाँ, मतलब वर्चुअली आप उसको, उस चीज को फील कर सकते हो। नॉर्थन एरियाज में अगर वो गए हुए हैं, बर्फबारी हो रही है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं भी बर्फबारी एंजॉय कर रही हूँ, यानी देखें वो सेंसर है ना जो आपके सूट्स के अंदर लगे हुए हैं, क्या बात है। सो दैट इज बेसिकली मेटावर्स। वो हमारे यहाँ लोगों को जो है ना, वो जमीनें खरीद लो। अब मैं इसका ना एक और बड़ी मजे की आपको बात बताता हूँ। देखें अभी आपका घर है माशाल्लाह, ठीक है, अभी आपका अगर कोई गलत कागज लेके आ जाए आपके पास, तो वो आके कहेगा कि मैं इस पे, ये तो मेरा घर है, मैंने 1900 पता नहीं कब में लिया था, मैंने 1800 कुछ में लिया था, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के इसको सोच के देखते हैं कि जी एक और आपको वो यूज केस बताता हूँ कि जी अब अगर आपके पास एक आपके नाम पे वहां पे भी घर हो रहा है और साथ ही डिजिटल वर्ल्ड में भी वो यूनिक आइडेंटिटी के साथ नाम आपके नाम पे घर हो रहा है, यानी अगर कोई इसको गूगल अर्थ पे भी जाके चेक करे तो वो आपके नाम से नजर आए वहां पे। अच्छा, ये भी वर्चुअल वर्ल्ड है, ये नहीं है कि वो सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड पे जमीन, जैसे वो एक बंदा नहीं है जो चांद पे जमीनें बेचता मतलब उन्होंने जाके चांद पे भी कब्जा कर लिया, वहां पे भी हम जाके प्रॉपर्टी का काम करेंगे। वो लोगों को एक्चुअली वो बात समझ में नहीं आई
उसने अपनी बीवी को इसलिए गिफ्ट दिया था ताकि बीवी को आउट ऑफ द वर्ल्ड भेज सके फॉरेन से पहले, ठीक है ना। लेकिन है मतलब ये टेक्नोलॉजी कितनी नुकसानदेह है, कितनी फ़ायदेमंद है हमारे लिए? देखें, हर चीज़ के कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे मोबाइल जब नहीं था तो उसके फ़ायदे भी थे, उसके नुकसान भी थे। जैसे एक फ़ायदा या नुकसान आप उसको, अब उसको फ़ायदा गिनिए, जैसे मैं ना उसको वर्स्ट केस सिनेरियो में कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स सपोज करें फ़ोन घर छोड़ के बाहर चले गए और उन्होंने किसी लंबे ट्रैवल पे जाना है, इंसान की जान नहीं खुश्क हो जाती है एक दफ़ा कि पता नहीं किधर पहुंचे हैं। इंसान दोस्तों को जो करीब करीब दोस्त होता है सबको फ़ोन कर रहा होता है, पता करो किधर है, वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचे, उधर किधर पहुंचेंगे किधर पहुंचे। लेकिन एक तरफ इसका फ़ायदा था कि जब आप दफ्तर से निकल जाते थे ना तो आपकी दफ्तर ऑफ हो जाता होता था, ठीक है, वो फ़ायदा भी था जब मोबाइल नहीं थे। आज अब आप 24/7 काम करते हैं। तो इसके भी कुछ देखें, जब आपको एथिक्स आ जाती है ना चीज़ों की कि हमने कब इसको यूज़ करना और कब नहीं करना है, तो आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। जैसे लोग नॉर्मली एक बात करते हैं, एआई के आने से जॉब खत्म हो जाएगी। एआई के आने से जॉब कभी खत्म नहीं होगी, जॉब अपडेट हो जाएगी। सही, यानी एक्सेल के आने से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया, क्या अकाउंटेंट की जॉब खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उसने एक्सेल सीख लिया। जैसे अभी चैट जीपीटी पे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी वो एआई बेस्ड टूल है, उसके ऊपर जो है ना हम आके, कल परसों मैं किसी की पोस्ट देख रहा था कि जी वो कोई एजुकेशनल वो हैं, वो बात कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से कैसे निपटा जाए, लोग इस पर रिसर्च वो बना रहे हैं। आप बनाने दें, सही, लेकिन उनसे कहें कि रेफरेंसेस भी लेके आए। लेकिन अगर सब जितनी हाइप ये मेटावर्स को मिली हुई है, वाकई इतनी है या सिर्फ हाइप ही है? नहीं, देखें, एक रियलिटी तो है। अच्छा, है इसमें थोड़ी बहुत रियलिटी। आपको मैंने आपके सामने इतने सारे यूज केसेस रखे हैं मैंने, तो रियलिटी इज देयर। ठीक है, ये सब कुछ आपके सामने, यानी आप खुद अपने उस पर सोच के देखें कि आपने एक लिपस्टिक लेनी है। हाँ, देखा, अब आपने उसकी बात करता हूँ मैं, ठीक है ना? ठीक है, फीमेल्स की जी आपने एक लिपस्टिक लेनी है, सही, अभी आपको शेड समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आपको वो सामने वैसे ही अभी आप क्या करते हैं, जाके चेक लगा, तो अगर आप वर्चुअली लगा के उसको चेक कर लें, जैसे आप लोग फिल्टर तो यूज करते हैं, राइट? फिल्टर यूज करते हैं तो ठीक है, तो वो आप लगा के अगर चेक कर लेंगे आप पे कैसी लग रही है, या ये मेकअप किट कैसी लग रही है, तो मेरा ख्याल है फायदा ही है, नुकसान तो नहीं हुआ। तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह इसको यूजेज इसका लेकर आ सकते हैं? कुछ यूज केसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अभी ये भी एक रोजमर्रा का यूज केस ही है ना, ठीक है। फिर उसके अलावा आप सोच के देखें, एजुकेशन सिस्टम को अगर आप इसके ऊपर शिफ्ट कर लें, अच्छा, ये ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। आपके मैं मीडिया के हिसाब से बात कर देता हूँ। मीडिया को अगर आप इस पे यूज कर लें थोड़ी देर के लिए कि जी एक एक्टर को कहीं दूर से ना आना पड़े रिकॉर्डिंग के लिए, या आप इसको हेल्थ केयर पर वो कर लें। हॉपकिंस इंटरनेशनल ने एक AR के ऊपर बाकायदा एक ऑपरेशन किया, जो स्क्रूज लगते हैं आपकी बैकबोन के अंदर, और उन्होंने कहा है कि दिस इज इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पहली दफ़ा ये 100% एक्यूरेट लगे हैं। वरना ऑब्वियस वो उसमें क्या था, उन्होंने AR ग्लासेस लगाए हुए थे और नीचे दरमियान में उनको वो जो उसकी बैकबोन है वो एज ए AR नज़र आ रही थी वर्चुअल, और उस पर उन्होंने ऑपरेशन किया उस बंदे का। अब थोड़ी देर के लिए सोच के देखें कि जी आपके हाथ वगैरह उसी तरीके से नज़र आए वहाँ पे जैसे हैं, लेकिन आप दुनिया के किसी और कोने में बैठे हुए, तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये सारा कुछ बन सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन बात यह है कि हमें सिर्फ उन हाइप से, जैसे आज से बहुत देर पहले जब मैं आया था, तो शायद फर्स्ट टाइम तो तब हमारी डिस्कशन हुई थी कि जी बिटकॉइन के ऊपर, आज सारी दुनिया कह रही है कि हाँ जी वो स्कैम है। मैं हमने ये 4 साल पहले बात की थी, याद होगी, ठीक है। तो चीज़ों को अगर हम एथिकल और प्रॉपर वे में लेके चले ना, तो मेरा ख्याल है हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है बहुत ज़्यादा, रादर देन कि हम ये सिर्फ ये सोचें कि नहीं बस जल्दी से फ़ायदा उठा लो इससे कि पता नहीं क्या हो सकता है। तो मेटावर्स एक बड़ी लॉन्ग टर्म चीज़ है, एंड दैट इज़ ओनली एक्सपीरियंस। अगर हम उसको ये सोचेंगे ना, शायद जैसे कई दफ़ा यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो पे लिखा होता है आपकी रूह ट्रांसफ़र हो जाएगी अब ऐसे असल में तो नहीं होने लगा, वीडियो तो चल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा असल पे कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि रियलिस्टिक होके चलना चाहिए, और इकोनॉमी को कितना बेहतर, यानी देखें आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बचनी शुरू हो जाएगी। यानी मैंने वर्क फ्रॉम होम की बात जब पहली दफ़ा की थी 2015 में की थी, ठीक है, एक ऑफिस के अंदर बात हुई थी और सारा तो मैंने आइडिया दिया था, तो मेरे पे उन्होंने जाके ना C लेवल पे नुकसान वो कह दिया था, ये बंदा हमें काम करने से रोक रहा, और फिर C लेवल ने मुझे समझाया था तुम कॉर्पोरेट से आए हो यार, नहीं इन लोगों के TADA मारे जाते हैं, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो आज अगर उसी चीज़ को हम सोच के देखें कि अगर हम जूम पे सारी चीज़ें करनी शुरू कर दें, या हम किसी और ऑनलाइन टूल पे सारा कुछ कर रहे हैं, हमारी असल में ऑपरेशनल कॉस्ट बचती है बहुत ज़्यादा, हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट बचनी शुरू हो जाती है। अच्छा, यानी आप खुद सोच के देखें ना एक दफ़ा कि अगर सब कुछ ऑनलाइन चला जाए, यानी एजुकेशन सेक्टर में भी,
सब कुछ ऑनलाइन चला जाए तो कैसे कितने फायदे हो सकते हैं, और लोग आपकी डिग्रीज ग्लोबल बन सकती हैं। सही, ठीक है। तो मेटावर्स इज द सेम थिंग, लेकिन वही बात, इसको कब कहाँ कैसे यूज करना, ये नहीं कि हर चीज इसके ऊपर डाल दें, ठीक है ना? ठीक है। वो हर टेक्नोलॉजी की एक जगह होती है, ठीक है। वो जैसे माइक एक स्पेसिफिक जगह पे यूज हो सकता है, यानी मैंने अगर ऐसे आपस में बात की तो मैं माइक यूज नहीं करूंगा, राइट? मैं स्पीकर फोन नहीं यूज करूंगा मैंने अगर आपको कोई बात सुनानी। तो हर चीज के कुछ यूज करने के एथिकल रूल्स होते हैं, हमें तब यूज करने। जैसे मजे की एक और बात बताता हूँ, जैसे साइबर सिक्योरिटी है ना, ठीक है, बहुत लोग बात करते हैं इसके ऊपर। साइबर सिक्योरिटी असल में क्या है? हमारे यहाँ लोगों ने इसको पता है हैकिंग, या वो मैं नॉर्मली अपने सेशंस में भी बात कर रहा था मजाहतन बच्चों से कि हाँ वो लोग कि जी फेसबुक का वो हैक कर दो, वो किसी ने लिया वो उसका हैक कर दो, दोस्त का हैक कर दो, समथिंग। असल में दैट इज पॉलिसीज, वो सिर्फ पॉलिसीज होती हैं। यानी आप साइबर सिक्योरिटी पे क्या पॉलिसीज देखें, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है ना, वो भी पॉलिसीज बेस्ड होती है। तो इसीलिए आपको एथिकल चीजें और प्रॉपर चीजों को सीखेंगे तो पता लग जाएगा। यानी देखें, जैसे आप माशाल्लाह यहाँ पे हैं, इसी तरह मुझे एक मैम मुनीबा वहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाए वर्चुअल वर्ल्ड। क्या ही बात है, फिर तो क्या ही बात है, फिर तो मुनीबा ही मुनीबा हो जाएगी। exactly. बड़ा अच्छा लग रहा था मेटावर्स के बारे में बात करने में और जानने में कि जनाब किस तरह की टेक्नोलॉजीज अब आती जा रही हैं और इवॉल्व होती जा रही हैं, जो आने वाले फ्यूचर में हमें उनसे देखने को मिलेंगी और उनके साथ काम करने को भी हमें मिलेगा। तो इस हवाले से हमने बात की है। मज़ीद भी जनाब किसी आने वाले दिनों में आपसे इस पर मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि एटलीस्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है इन फ्यूचर। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है, वैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और मेटावर्स के हवाले से जनाब हम बात करते हैं। उम्मीद करती हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।